हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों का दर्शन शास्त्र का जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट हुआ था और दर्शन शास्त्र के ऊपर भी कुछ वीडियो अपलोड किया जा चुका है। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि दर्शन शास्त्र का अर्थ और उदय के कारण और उसके कुछ परिभाषाओं को लेकर, और साथ ही साथ ये भी समझे थे कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अर्थ का क्या डिफरेंस है। तो वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप प्लीज उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ये सब वीडियो देखिएगा। तो जैसे कि हम लोग को फ्रेंड्स पिछला जो टॉपिक चल रहा था वो था दर्शन शास्त्र के स्वरूप और अध्ययन क्षेत्र को लेकर। तो दर्शन शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र कहने का मतलब क्या था, हम लोगों को क्या समझे थे कि दर्शन शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र मतलब कि उसका विस्तार फैलाव कितना है उस विषय का, या फिर दर्शन शास्त्र में और कौन कौन सी चीज़ों का उसमें समग्रता से अध्ययन किया जाता है दर्शन शास्त्र में। ठीक है, बाहर से जितने भी विषय वस्तु हो, मतलब कहने का है कि कितने भी विषय वस्तु को उसमें अध्ययन किया जाता है वही उसका क्या है, विस्तार या फिर अध्ययन क्षेत्र कहलाता है किसी भी विषय का। तो यहाँ पास दर्शन शास्त्र का विषय का अध्ययन क्षेत्र बात कर रहे थे, तो इसमें तीन चीज़ों को लेकर बात कर रहे थे। कैसे बात कर रहे थे, देखिए पहला जो था वो था हम लोगों का ज्ञान की समस्या का अध्ययन के ऊपर, मतलब ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है और ज्ञान की समस्याओं को कैसे समझा जा सकता है, ज्ञान है क्या, ज्ञान का स्वरूप क्या है, मतलब कहने का है कि ज्ञान हम लोग को प्राप्त करना है तो ज्ञान की क्या क्या समस्याएं हो सकती है उसके ऊपर बात किए थे। सेकेंड बात किए हैं वो है सत्ता की समस्या के ऊपर। सत्ता मतलब किसी भी ईश्वर या फिर कोई भी तत्व जो है उसका सत्ता है कि नहीं है, ठीक है, वो अस्तित्व में है कि नहीं है। तो ये सभी चीजें के ऊपर जो बात किए थे वो बात कर रहे थे हम लोग सत्ता की समस्या के अध्ययन के ऊपर। लेकिन हम लोग का एक पॉइंट बचा हुआ था, वो था मूल्य की समस्या के अध्ययन के ऊपर। अब देखिए मूल्य की समस्या के अध्ययन के ऊपर कहने का मतलब है कि मूल्य मतलब यहाँ पास दो चीजों से लेकर बात किया जाता है और दो चीजों को यहाँ से समझा जाता है। जैसे कि मूल्य कहने का मतलब एक तो हो जाता है किसी की कीमत के ऊपर बात किया जा रहा है, लगता है ना, किसके ऊपर, तो कीमत के ऊपर बात किया जा रहा है लगता है। लेकिन एक तरफ बात किया जाता है वो क्या है, व्यक्ति की जो परिस्थिति होती है, ठीक है, परिस्थिति। तो यही जो व्यक्ति की परिस्थिति होती है इसको भी एक क्या करते हैं, मूल्य के रूप में हम लोग रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, तो एक व्यक्ति, मान लो एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति किसी दूसरे को कितना प्रभावित कर रहा है, किसी व्यक्ति को क्या कर रहा है, कितना प्रभावित कर रहा है, और वो भी कैसे भी, मतलब जैसे कि हो गया नैतिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, तो वो उस व्यक्ति को कितना प्रभावित कर सकता है। तो यही क्या हो जाता है, उस व्यक्ति का जो किसी दूसरे को प्रभावित कर रहा है तो उनके द्वारा जो प्रभावित किया गया जो वैल्यू है उसका, ठीक है, तो वही क्या हो जाता है, उसका एक मूल्य के तौर पर क्या हो जाता है, वो माना जाता है। ठीक है, तो वही होता है व्यक्ति का मूल्य। तो यहाँ पास मूल्य की समस्या के अध्ययन के अंदर तीन हम लोग चीज के ऊपर बात करेंगे। एक बात करेंगे मूल्य मीमांसा, दूसरा बात करेंगे नीति शास्त्र और तीसरा बात करेंगे सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, तो यहां पास आ जाता है मूल्य मीमांसा। तो मूल्य मीमांसा जैसे कि हम लोगों ने अभी बात की जस्ट कि भाई मूल्य मीमांसा होता क्या है, तो वह शास्त्र जिसके अंतर्गत मूल्य के स्वरूप तथा उसके मानदंडों का अध्ययन किया जाए वो क्या होता है, मूल्य मीमांसा होता है। मूल्य मीमांसा मतलब वही चीज है कि किसी व्यक्ति के द्वारा सामाजिक, राजनीतिक एवं अन्य क्षेत्रों को कितना प्रभावित उनके द्वारा किया जा रहा है, यही उसका क्या हो जाता है, मूल्य कहला जाता है। किसका, तो उस व्यक्ति का मूल्य कहला जाता है। ठीक है, लेकिन कई जो दार्शनिक है या फिर अर्थशास्त्री हैं वो क्या मानते हैं कि जो ये दर्शन शास्त्र में जो मूल्य का सब्जेक्ट है, जो मूल्य की समस्या का जो हम लोग कर रहे हैं दर्शन शास्त्र में, तो वो दर्शन शास्त्र में मूल्य की समस्या दार्शनिक विषय वस्तु नहीं है, वो किसका है, वो जो है अर्थशास्त्र का विषय वस्तु माना जाता है। लेकिन इसको कई दार्शनिक इसको मूल्य की समस्या के अध्ययन के ऊपर दर्शन शास्त्र में भी शामिल किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पास याद रखिएगा कि मतभेद है दोनों में, कि कई लोग मानते हैं कि जो मूल्य मीमांसा है वो दर्शन शास्त्र का सब्जेक्ट है, विषय वस्तु है, और कई लोग मानते हैं कि ये दर्शन शास्त्र का विषय वस्तु नहीं है बल्कि किसका है, अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है। ठीक है, तो यहाँ पास वही चीज है, मूल्य का अध्ययन किया जाएगा। तो इसमें मूल्य का अध्ययन किया जाएगा तो इसमें इस प्रकार से कुछ प्रश्न सामने रख कर अध्ययन किया जाएगा। कैसे, तो पहला क्वेश्चन किया जाएगा कि मूल्य का स्वरूप क्या है। भाई मूल्य जो है उसका स्वरूप क्या है, ठीक है,
सेकंड किया जाएगा वो है क्या मूल्य आत्मनिष्ठ है या फिर वस्तुनिष्ठ है। तो ये भी एक समस्या हो जाता है कि भाई मूल्य जो है वो आत्मनिष्ठ है या फिर उसमें कुछ वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, तो इसका भी अध्ययन करेगा वो। साथ ही साथ मूल्यों का विश्व के साथ क्या संबंध है ये भी जानने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? तो ये मूल्य मीमांसा करेगा। मूल्यों का विश्व के साथ क्या संबंध है किसी व्यक्ति के द्वारा, या फिर ये जो मूल्य वैल्यू हम लोग जो समझ रहे हैं, तो यहाँ पास वैल्यू जो है वो किसी को कितना प्रभावित कर रहा है, क्या इस वैल्यू की जो विश्व को कैसा प्रभावित कर रहा है, ठीक है, और विश्व में इस मूल्य का आवश्यकता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पास अगर हम लोग बात करें तो मूल्य का कहने का मतलब हो जाता है ईश्वर की सत्ता के ऊपर बात करेंगे हम लोग जब भी मूल्य की बात करेंगे इसमें, तो ठीक है। तो आगे इसमें क्वेश्चन किया जाएगा वो है क्या विभिन्न मूल्यों में चरम मूल्य भी है। तो ये आपस में जितने भी मूल्य हैं, ठीक है, तो उसमें भी ये देखने, इस चीज को देखने का प्रयास करेगा, इस चीज को खोजने का प्रयास करेगा कि भाई मूल्यों में भी कोई और सर्वश्रेष्ठ या फिर सर्वश्रेष्ठ कुछ मूल्य हो सकता है क्या। तो ये समस्या का भी इसमें क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है हम लोग का मूल्य शास्त्र, मूल्य मीमांसा। अब देखिए दूसरा आता है हम लोग का वो है नीति शास्त्र। अब नीति शास्त्र में हम लोग क्या बात करेंगे, नीति शास्त्र मतलब कहने का है कि इसमें जो नैतिक चेतना होती है, ठीक है, जो नैतिक चेतना होती है मनुष्यों की, उस चेतना का अध्ययन किया जाता है और ये देखने का प्रयास किया जाता है कि भाई जो उनके द्वारा जो अध्ययन हम लोग मतलब इसमें नैतिक चेतना का अध्ययन तो किया जाता है, साथ ही साथ मानदंडों की स्थापना भी की जाती है जो यह हम लोग को बताती है कि जो किसी व्यक्ति द्वारा जो भी कर्तव्य या फिर कार्य जो किए जा रहे हैं वो क्या कार्य जो है वो कार्य अशुभ है कि शुभ है, क्या उसको वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उचित है फिर अनुचित है, उनके कर्तव्य क्या है, व्यक्ति के क्या होनी चाहिए। तो ये सारी जो नीति वाली जो चेतना है, जो नैतिक चेतना है, तो इसके ऊपर जो समस्या को समझने का प्रयास करता है, कौन करता है, वो करता है नीति शास्त्र, ठीक है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं, जैसे कि पहला हो जाता है कि शुभ या फिर अशुभ क्या है, दूसरा है शुभ अशुभ के मापदंड क्या है, फिर है इन विभिन्न मापदंडों में कौन श्रेष्ठ मापदंड है। मतलब ये केवल नीति के ऊपर बात करेगा, ये बात करेगा कि जो कार्य किया जा रहा है वो उचित है या नहीं है, शुभ है या नहीं है, ठीक है, और जो व्यक्ति द्वारा, मनुष्य द्वारा जो कर्तव्य किए जा रहे हैं उनका पालन कैसे किया जाए, कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्यों किया जाता है। तो ये चीजें, जो सारी चीजों का जो अध्ययन किया जाता है वो नीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग का आता है सौंदर्य शास्त्र। अब सौंदर्य शास्त्र कहने का मतलब है कि भाई व्यक्ति को जो है वो अपनी पूरे जीवन में कभी ना कभी सौंदर्य का अनुभूति करता ही करता है, ठीक है। तो यहाँ पास सौंदर्य की अनुभूति व्यक्ति के किसी न किसी रूप में होती ही है। सौंदर्य कहने का मतलब यहाँ पास है कि जो भी विद्यमान, जो भी हम लोग का अस्तित्व में जो भी चीजें हैं, ठीक है, तो उन चीजों की सौंदर्य को समझना, सौंदर्य के बारे में बात करेंगे। सौंदर्य मीमांसा या फिर सौंदर्य शास्त्र मतलब सौंदर्य के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे कि भाई सौंदर्य क्या है। पहले तो ये बात किया जाएगा कि भाई सौंदर्य होता क्या है तथा इसके लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे हम लोग कि ये सौंदर्य है या फिर असुंदर है। यहाँ पर सौंदर्य का मतलब है कि ये हम लोग निश्चय या फिर विश्लेषण करते हैं कि कोई भी चीज जो है वो सुंदर है या फिर असुंदर है। इस चीज का हम लोग निर्णय किसमें करते हैं, सौंदर्य शास्त्र में करते हैं। तो यहाँ पास यही प्रश्न उठता है कि सौंदर्य क्या है तथा इसके लक्षण क्या है, इसको कैसे पहचाना जा सकता है। इन विभिन्न आदर्शों में क्या कोई चरम आदर्श भी है। साहित्य, ललित कला और संगीत विषयक निर्णय इस शास्त्र संबंधित निर्णयों पर आधारित होता है। तो सौंदर्य जो है किसी व्यक्ति के या फिर किसी के ऊपर भी जो है सौंदर्य कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पास संगीत के हो गया, यहाँ कला के हो गया, साहित्य के हो गया। तो ये भी क्या है, व्यक्ति को सौंदर्य बनाता है, सौंदर्यता प्रदान करता है, ठीक है। तो ये हम लोग को हो जाता है फ्रेंड्स दर्शन शास्त्र के स्वरूप और अध्ययन क्षेत्र का पूरी तरीके से कंप्लीटली हम लोग यहाँ पास बात कर चुके हैं।
आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छे से लाइक जरूर करिएगा और इसका नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।